नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरिकल स्टडी विद सानू में। जिस प्रकार से हमने प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ की है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें भी कुछ हम पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारी स्क्रीन पर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव और सभी जंतु होते हैं। क्या है? एक पारितंत्र में मानव और सभी जंतु होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उत्पादक होते हैं, दूसरा उपभोक्ता होते हैं, तीसरा अपघटक होते हैं, चौथा सर्वाहारी होते हैं। तो मानव क्या, तो इसमें यदि हम जानने का प्रयास करें कि मानव प्रोड्यूसर होता है, तो प्रोड्यूसर तो नहीं होता, क्योंकि मानव क्या है? परपोषी है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? हमारे जो पौधे वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। दूसरा कि मानव क्या उपभोक्ता होता है? बिल्कुल होता है। और जंतु भी उपभोक्ता होते हैं, ये भी दूसरी भाषा से होते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। और मानव अपघटक होता नहीं है। इसके अलावा मानव सर्वाहारी होता है, लेकिन यदि यहाँ पर मानव और सभी जंतु दोनों दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर यहाँ पर केवल मानव दिया जाता तो डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर जंतु इसलिए ही दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपस में कंट्राडिक्ट ना करें, एक दूसरे के विरोधी ना हो जाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में मानव है। जैसे उस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया है आपको, या उस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, एक पारितंत्र में मानव है। अब यहाँ पर उपभोक्ता आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि मानव क्या है? मानव सर्वाहारी होता है। क्या होता है? सर्वाहारी होता है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मानव मांसाहारी हो तो होता है, लेकिन मानव मांसाहारी होने के साथ साथ शाकाहारी होता है, यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। और मानव, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अपघटक का कार्य नहीं करता, यानी कि डिकम्पोजर का कार्य नहीं करता, तो इसलिए मानव क्या होता है? मानव सर्वाहारी होता है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। ठीक है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। स्वपोषी होते हैं क्या? तो स्वपोषी जीव वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होते, खुद पर आश्रित, मतलब खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होते। उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं उनको। ठीक, तो ये तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा है परपोषी होते हैं। परपोषी कौन से होते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, उनको बोलते हैं परपोषी। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक, अगला है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है? कुछ ऐसे पौधे जीव होते, जंतु या पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के ऊपर या सड़े गले पौधों के सड़े गले पदार्थ या मृतोपजीवी कुछ जो जानवर वगैरह होते हैं, इनके ऊपर आके क्या कर देते हैं, अपना आने के लिए निवास स्थान बना लेते हैं, यानी कि वहाँ पर अपना वास करने लगते हैं और उसके बाद उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। और ऐसे ही मृतोपजीवी को क्या बोलते हैं? अपघटक। तो अपघटक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि ये डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है हमारा, उसकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी,
और को प्रभावित करने के लिए और उसको नियंत्रित यानी कि उनको रेगुलेट करने के लिए तो क्या ज़रूरी होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ज्वार। तो ज्वार ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ज्वार होता क्या है, ये इसका पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। पारिस्थितिकी तंत्र में रोल तो होता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने में इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। ज्वार क्या होता है कि जब सागर का जल अपनी सामान्य सतह से जब ऊपर उठ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ज्वार। ठीक। जलीय प्रवाह यानी कि जल का प्रवाह करता है? नहीं, ये भी नहीं करता। जीवाश्म ईंधन क्या करता है? ये भी नहीं करता। लेकिन सौरिक विकिरण यानी कि जो सूर्य का विकिरण है वो क्या पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित और नियंत्रित करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है? दोनों कार्य करता है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है। स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? शाकीय पौधों के लिए, शाक जो होते हैं उनके शाकीय पौधों के लिए, झाड़ीदार पौधों के लिए, वृक्षों के लिए, या छायाप्रदी पौधों के लिए। तो जो स्क्लेरोफाइट्स होते हैं, स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग यानी कि ऐसे पौधे जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोफाइट्स किसको बोलते हैं? जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोफाइट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है होलार्ड। बिल्कुल सही बात है। मृदा में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? होलार्ड कहते हैं। अगला है किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है? क्या है कि किसी स्थान की जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है उसको ज्ञात करने का उपकरण कौन सा होता है? तो पहला है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर ही वह यंत्र होता है जो आपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करता है। क्या है? हाइग्रोमीटर ही वह यंत्र होता है जो आपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात करने का कार्य करता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को नापने का या ज्ञात करने का कार्य कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है। अब बैरोमीटर क्या कार्य करता है, हम इसको भी देख लेते हैं कि बैरोमीटर क्या कार्य करता है। तो जो बैरोमीटर होता है ये वायुदाब को मापने का कार्य करता है और मौसमी गतिविधियों को भी बता देता है। मौसमी गतिविधियां भी इससे प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक। अगला है अमीटर। क्या कार्य करता है? इसका तो सभी को पता होगा कि अमीटर क्या कार्य करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करने का कार्य अमीटर करता है। इसके अलावा ऑक्सेनोमीटर क्या करता है? ऑक्सेनोमीटर जो होता है आपका, ये प्लांट की ग्रोथ को बताता है। क्या बताता है? प्लांट की ग्रोथ को बताने का कार्य कौन करता है? ऑक्सेनोमीटर करता है। कौन करता है? ऑक्सेनोमीटर प्लांट की ग्रोथ को बताने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी का बोध होता है? किस प्रकार के पिरामिड के द्वारा विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी का बोध होता है? तो पहला ऑप्शन है संख्या पिरामिड यानी कि नंबर पिरामिड। तो नंबर पिरामिड से उनकी प्रोडक्टिविटी का बोध नहीं बल्कि उनके नंबर्स का बोध होता है। ठीक। दूसरा है
बायोमास पिरामिड। तो बायोमास पिरामिड जो होता है उनके मास के बारे में बताता है। उस पिरामिड में, उस पाचतंत्र में आने वाले जितने भी जो आपके जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती है उनके मास के बारे में बताता है, उनके द्रव्यमान यानी कि बायोमास के बारे में बताता है। और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड ही वह पिरामिड होता है जो क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रोडक्टिविटी को बताने का कार्य करता है। कौन सा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड ही वह पिरामिड होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बताने का कार्य करता है। पूछा गया है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। तो कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है, वायु क्या जीवी संगठक है, वायु क्या जीवी संगठक है, नहीं है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। वायु में जीवन होता है, निर्जीव तत्व के अंतर्गत आता है। वनस्पति में जीवन होता है, जानवर में होता है और ये इसमें भी जीवन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीवी संगठक नहीं है। तो जो आपकी एयर होती है, वायु होती है, वो जीवी संगठक के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन पूछा गया है 1985 से हर वर्ष भारत सरकार खालिस्तान के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। यानी कि इसमें ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि 1985 से भारत सरकार हर वर्ष क्या करती है, अपने किस माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। तो फरवरी में नहीं मनाया जाता विश्व हैबिटेट दिवस, अगस्त में भी कि प्रथम सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस नहीं मनाया जाता, जुलाई में भी नहीं मनाया जाता, लेकिन अक्टूबर माह में जो प्रथम सोमवार आता है उस प्रथम सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। इसको अक्टूबर माह में ये कार्य होता है। ठीक, तो ये डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो बर्लिन में नहीं सर, बर्लिन में नहीं हुआ। ओस्लो में, तो ओस्लो ही वह जगह है जहाँ पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र का मुख्यालय है। कहाँ पर है, ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। क्या है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। पहला है मालाबार तट में, देखिए ये वाला नीचे वाला रीजन है, ठीक है, ये ऐसे वाला, ठीक। अब इसमें ये वाला जो क्षेत्र होता है केरल वाला, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, पाई तो जाती है, लेकिन इसमें पूछा गया अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती, वो नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरा है सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर अधिक विस्तृत रूप में क्या पाई जाती है, सुंदरवन के डेल्टा में अधिक विस्तृत रूप में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा पूछा कच्छ केरण में, ये वाला क्षेत्र कच्छ केरण आता है, ठीक है,
ये कच्छ के रण वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी अधिक विस्तृत रूप में नहीं पाई जाती। और ये तटीय उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो तटीय उड़ीसा वाले क्षेत्र में अधिक विस्तृत रूप में नहीं पाई जाती। तो मैंग्रोव वनस्पति जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है, यानी कि मैंग्रोव कैजुरीना नाम के जो वृक्ष होते हैं वो सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। क्या है? पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जीवों की नई प्रजातियों का विकास होना। तो जीवों की नई प्रजातियों का विकास होना क्या पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए आवश्यक है? चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, इससे पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलित रहेगा। देखते हैं आगे। तो इससे अगला है जैव विविधता का संरक्षण, इससे हो सकता है। तो पहला हम देखते हैं कि जीवों की नई प्रजातियों का विकास से पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलित रहेगा। तो नई प्रजातियों का विकास होगा तो इनसे कोई पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलित कैसे रह सकता है? क्योंकि पारिस्थितिकीय तंत्र जो है क्या होता है? जीवों का वातावरण के साथ और अन्य वातावरण और अन्य जीव समुदाय का वातावरण के साथ, यानी कि वातावरण समुदाय या अन्य जीव समुदाय, इनका जो आपस में कोरिलेशन होता है, इसी को हम पारिस्थितिकीय तंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम के अंतर्गत जीवों में नई प्रजातियों का विकास हो जाता है, तो इससे कोई संतुलित होने का कार्य नहीं होता। दूसरा है कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा कीटनाशकों को प्रयोग करने से हानिकारक कीटों का विनाश हो जाए, तो इससे भी पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलित नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तो वहां पर पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलित रहेगा। क्या होगा? पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलित रहेगा। जैव विविधता क्या होती है? जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी हम उसको कहते हैं। अगला है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। पूछा जाता है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया? तो मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया? पहला ऑप्शन है पैट्रिक गिडीज ने, दूसरा है हेराल्ड मैकिंडर ने, हॉर्लॉन बेरोज ने, ई हार्वेस्टर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, हॉर्लॉन बेरोज ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन दिया गया है हमारी स्क्रीन पर, कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करती हैं। क्या करती हैं? विष के समान पदार्थों का श्रावण करती हैं तथा अन्य जाति की पौधों की वृद्धि को संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में क्या होता है कि जटिल उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कुछ विषायुक्त पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है? साथ में रहने वाले या अन्य प्रजातियों के पौधों की वृद्धि को प्रभावित या रोक देता है या आंशिक रूप से रोक देता है। तो ऐसे पौधों को हम एलिलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम एलिलोपैथी कहते हैं, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? क्या होता है? घटपर्णी, यानी कि जो पिक्चर प्लांट होते हैं, ठीक है, कीट बच्ची पौधे होते हैं, उनमें एक पौधा होता है घटपर्णी। वो क्या होता है कि उसमें
घटपर्णी जो पौधा होता है उसमें उसका कौन सा भाग जो होता है ये उसका जो घट हो जाता है, इस प्रकार का घट होता है उसका। सॉरी, बना के दिखाते हैं आपको। इस प्रकार का पौधा होता है और उसका ऐसा घट हो जाता है, यानी कि एक भाग इधर एक भाग इधर। तो ये जो घट होता है ये किसके द्वारा रूपांतरित होता है? उसके स्तंभ के द्वारा होता है? नहीं होता। उसके पत्ते के द्वारा होता है? तो बिल्कुल सर, उसका जो पत्ता होता है वो घट का रूप ले लेता है और इसीलिए उसका जो घट होता है वो कहाँ रूपांतरित हो जाता है? घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, इसीलिए उसको घटपर्णी बोलते हैं। और घटपर्णी जो होते हैं कीटवच्छी पौधे होते हैं, यानी कि पिचर प्लांट होते हैं। और पिचर प्लांट कहाँ पर उगते हैं या कीटवच्छी पौधे कहाँ पर उगते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र कहते हैं। तो रासायनिक चक्र तो चलता है, सही बात है। दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये उससे भी ज़्यादा सही बात है। क्या है कि जैव और भू रासायनिक चक्र दोनों चलते हैं। तीसरा है भूवैज्ञानिक चक्र चलता है, नहीं भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक, यानी कि जैविक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं दोनों का जो मिश्रण होता है वो जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वो क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। और ये उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो मरुस्थल होता है क्या? तो मरुस्थल नहीं होता। मरुस्थल क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र, मरुप्रस्थ स्थल, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा न होने के कारण वहाँ पर उत्पादकता लगभग समाप्त हो चुकी है, ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल क्या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? आज है, कल हम रिफॉर्म कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। दूसरा बात, पर्वत होते हैं क्या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र? वो भी नहीं होते, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। महासागर होते हैं क्या? बिल्कुल सर, महासागर एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि महासागर स्थायी होते हैं। यानी कि स्थायी कैसे? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। तो यही जो क्या होता है महासागर, क्या है कि हमारा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी मितव्यता है। एक सेंटेंस दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? क्या है? किस आंदोलन का नारा है? तो एपिको आंदोलन का नारा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा है, कि चिपको आंदोलन का नारा है? तो ये जो नारा है आपका, ये चिपको आंदोलन का नारा है। किसका है? चिपको आंदोलन का नारा है। कौन सा? कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, ये चिपको आंदोलन में बोला गया था। जिस प्रकार से उत्तर भारत में चिपको आंदोलन चला था, ठीक उसी की तर्ज पर दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चला था। और एपिको आंदोलन का स्लोगन क्या था? उलिसु बेलेसु मंतु बलिसु। क्या था? उलिसु बेलेसु मंतु बलिसु, अर्थात इसका हिंदी में अर्थ होता है बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। क्या है? बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। इस आंदोलन के स्लोगन का, यानी कि जो हमने अभी इसके पहले बताया था दक्षिण भारत की भाषा में उलिसु बेलेसु मंतु बलिसु, उसका क्या अर्थ है? बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी मितव्यता है। ये किस आंदोलन में बोला गया था? चिपको आंदोलन में बोला गया था। अब चलते हैं हम इस सीरीज यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो देखिए, सबसे पहला दिया गया है कि डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। क्या होता है? डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। तो ये बिल्कुल सही क्रम है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। सबसे पहले डायटम आना चाहिए, ठीक है, फिर इसके बाद क्रस्टेशियाई, फिर हेरिंग।